रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ए रेशियो का अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी and it is represented in the form of A is to B. If we talk about A, so numerator, this is numerator, this is numerator. A is represented as numerator, and when we say it as numerator, it is also called as antecedent. This numerator is also called as antecedent, or it is also called as first term. तो अगर कोई रेशियो दिया हुआ है a अपॉन बी, ए इज टू बी के फॉर्म में, तो इसके न्यूमरेटर को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये जो b है ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड गो टू द एडवांस लेवल। इसको हम बात करेंगे डिनोमिनेटर, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया टर्म जो आता है इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। और जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंट का, तो इसी को हम सेकेंड टर्म भी बोलते हैं, इसी को हम सेकेंड टर्म बोलते हैं। मतलब अगर कोई रेशियो ए टू बी के फॉर्म में है, तो ए को हम एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म बोलेंगे, बी को हम डिनोमिनेटर या कॉन्सिक्वेंट भी बोलेंगे, या सेकेंड टर्म भी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम बात करें, सपोज कोई रेशियो दिया है हमारे पास 5/9, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 5:9। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ रूल्स इसके बारे में समझ लेते हैं, रूल्स ऑफ रेशियोज, कुछ रूल्स समझ लेते हैं। जब हम रूल्स की बात कर रहे होंगे, तो अगर हम किसी रेशियो में द मल्टीप्लिकेशन लिखते चलेंगे, द मल्टीप्लिकेशन and division of each term means first term and second term of a ratio by same non-zero number, non-zero का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, non-zero number does not change or affect the original ratio, मैं इसका एग्जांपल original ratio. The multiplication division of each term first and second of a ratio by the same non-zero number does not affect the original ratio. इसका मतलब समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई नंबर दिया है, एग्जांपल की हम बात करते हैं, कोई रेशियो दिया है, जैसे हमने लिखा है ऊपर 5/9। तो अगर मैं सेम नॉन जीरो नंबर, मान लो कि वो नॉन जीरो नंबर हमने 2 लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गया? 10, और ये क्या आ गया? 18। तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि फर्दर जब आप उसको ब्रेक करोगे, हाफ करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5:9 ही रहेगा। उसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर है 5/9 है, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि न्यूमरेटर को भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर। सर आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है सर। आवाज लैग हो रहा है? अभी ठीक है? हाँ मतलब आप तो बीच बीच में लैग हो रहा है।
नेटवर्क का इशू है क्या? एक मेरा तो सेकंड, वाईफाई फुल है। होना तो होना चाहिए। देखो तो अभी कैसा है इंटरनेट, अपने फोन का लगा दो ना। एक सेकंड, नेटवर्क कुछ भी आ रहा है। तो फैन का आवाज की वजह से मतलब थोड़ा वो blur हो रहा अभी आ रही है आवाज ठीक से? है। हाँ, वो फैन का आवाज की वजह से वो ब्लर हो रहा है पूरा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अभी बराबर है। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी बराबर है। अब बराबर है। पहले बोल रही थी हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, होता है एक्चुअली, थोड़ी डिस्टर्बेंस तो रहती है। चलिए देखिए, आगे हम बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि अगर मैं कोई सन सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे 5 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। और 9 को भी हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 × 3/3 तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो इनिशियल रेशियो था उस पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी अगर किसी नॉन जीरो नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओरिजिनल रेशियो को इफेक्ट नहीं करेगा। आगे चले, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट है सर, एक मिनट मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। हम्म। वैसे भी इसका जो है मैं पीडीएफ फॉर्म कन्वर्ट करके देने ही वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले सकते हो, कोई एतराज नहीं। ठीक है, ये बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलिए हम्म, आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि किसी नॉन जीरो नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर रहे रहे हैं हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, कोई एक ऐसा नंबर ले लेगा एक्स वाई के टर्म में और वेरिएबल के टर्म में ले लेगा, या जनरलाइज्ड फॉर्म ले लेगा एन के ऐसा कुछ। तो एग्जामिनर चाहे कोशिश करेगा कि कंफ्यूज करने का, बट हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम नेक्स्ट की बात करते हैं। सपोज करो, नोट कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है, 2/3। अगर मैं टू इसको बाई मल्टीप्लाई करूँ 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 4 से, उससे फोर कुछ से फर्क नहीं पड़ेगा। 8/12। मीनिंग वही रहेगा, 4 और 4 कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इफ यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, हाँ। कुछ बातें और समझनी है कि कुछ रेशियोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सपोज मैंने लिखा 2/3, हम्म, मैंने लिखा 4/6, फिर लिखा हम्म, 8/12, फिर लिखा 24/36। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर सेम ही है। देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 3 6, 4 2 जा 8, 4 2 4 3 जा8, 4 3 12, 4 4 6 जा 24। 6 24, 4 6 नहीं, 4 6 24 या 6 4 24, 6 into 6 36। राइट, 6 से करते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ, 6 से किया तो 6 4 जा 6, 6 इसको फास्ट फर्दर 6 करेंगे जा तो 2 आ जाए 3। यानी 2 और बेसिकली 3 क्या आ हो रहा जाए। है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखो ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है या सेम है, दीज रेशियोज आर सेम। दिखता नहीं है कि 8/12 है, बट टेक्निकली दे आर सेम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शन। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोपोर्शन। आप म्यूट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोपोर्शन। सो अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, मतलब क्या किया जाता है, इसमें दो रेशियोज को इक्वल किया जाता है। द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, आर कॉल्ड प्रोपोर्शन मतलब 2 रेशियो को जब इक्वल किया जाता है ना,
तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज मेरे पास दो रेशियो है, एक रेशियो है A/B और दूसरा रेशियो C/D। तो इसमें हम कहेंगे इन दोनों को लिखने का तरीका जो रहेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज A/B और इक्वल टू को प्रोपोर्शन का साइन के लिए 4 बार डॉट लगाना है या 2 बार कोलोन लिखना है C/D। जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है A/D इज इक्वल टू B इंटू C। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा AD इक्वल टू BC। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। AD, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इफ A/B, दैट इज हम लोगों को क्या समझ में आया, अगर दो रेशियो इक्वल है, अगर दो रेशियो इक्वल है यानी इफ A/B is equal to C/D, then A, B, C, D are in proportion। इसका मतलब हो गया कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो A, B, C, D क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब हम ये लिख रहे थे A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, तो इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोला जाता है, ठीक है। और जब हम B इंटू C की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी सर ऐसा अलग अलग क्यों बोलते हैं? बट मतलब A इंटू D को प्रोडक्ट, तो बोलने का अच्छा तरीका है और कुछ नहीं, तरीका है कुछ और कुछ भी नहीं। मतलब अलग अलग नाम देना था ना इनको, है ना, तो इनको लगा कि इस प्रोडक्ट का कुछ नाम दे दिया जाए, कि इन दोनों को नाम दे दिया जाए, इन दोनों को कुछ नाम दे दिया जाए, तो नाम दे दिया उन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोल दिया, ठीक है। एग्जाम में दिया जाता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 24 and the second term is this, then find the third term। ऐसा कर कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल चिंता नहीं, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं। टर्म्स लिखने का तरीका है बस। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इससे हमने एक बात और समझा। अब इससे क्या समझा मैंने ये कि एक रिजल्ट निकल आया, देन फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये रिजल्ट निकल कर आया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हालांकि मेरा कंसर्न ये है कि पहले आप एक्सट्रीम्स लिखिए तो ज्यादा बेटर होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मुझे पहले एक्सट्रीम्स लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जबकि एक्सट्रीम्स क्या था हमारा, AD था और मीन्स था BC। बस इतना बात समझना हमारे लिए जरूरी है। सब चीज का हम जब क्वेश्चन करेंगे चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए आगे की बात हम समझते हैं। तो हमने दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने एक चीज जो देखा, पहला तो हमने डेफिनेशन देखा किसका, रेशियो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने जो देखा प्रोपोर्शन का डेफिनेशन देखा और उसके बेसिक बारे में हमने जानकारी। तीसरा पॉइंट जो आता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक एक करके समझते हैं। तीसरा पॉइंट में आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक टर्म है जिसका नाम है फोर्थ प्रोपोर्शनल। सर वो पीछे आवाज बहुत आ रहा है, आपका आवाज कम आ रहा है। बट कुछ चालू है क्या पीछे? ये थोड़ा सा इनका वो डिजाइनिंग का चल रहा है, वो उसका ही ज्यादा आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है।
ठीक है, मैं एक बात करता हूँ तुमसे। हाँ, बोथ फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ आ रही है, ठीक है। हाँ आ रहा आ रहा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या है, देखो, अगर ए बाय बी की वैल्यू सी बाय डी के बराबर है, तो जैसा कि हमने जानते हैं ये चीज, ठीक है, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ जो डी है ना, डी, इसको बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। आप सोचो ना, ए बी सी डी, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, तो डी फोर्थ। तो ये जो डी है उसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आप पूछोगे सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अगर मैं बोलूंगा कि इफ ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, यानी दो रेशियो इक्वल है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, डी इक्वल टू आ जाएगा बी सी अपॉन ए, ये आ जाएगा, जहां की डी क्या है हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसी को लैंग्वेज का टर्म में लिखा जाता है, ठीक है, डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप लिखते भी चलेंगे, ओके, डी इज फोर्थ। हालांकि मैं इसका पीडीएफ तो दूंगा ही, लेकिन आप लिखेंगे भी तो ये अच्छा रहेगा। टू ए कॉमन, स्क्रीन शॉट भी लेते जाएंगे, सब बढ़िया। तो डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, इसका मतलब डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये 3.1 था, 3.1। अब 3.2 मतलब थर्ड कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3, इसका 3 का 3.1 पार्ट कर लिए हम बात। इसके बारे में बात करेंगे 3.2 के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल, जब हम थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहे होंगे तो आ जाएगा इफ ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। अगर दो रेशियो कुछ इस तरह से इक्वल है कि ए बाय बी और बी बाय सी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल पे नीचे जाएगा, ए बी और सी। और दिलचस्प बात यह है, इसमें दोनों में बी कॉमन होगा। या फिर हम बोल सकते हैं इफ ए बाय बी, या फिर हम बोल सकते हैं इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, ठीक है, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। सी को थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है, लेकिन किसका कहा जाता है, तो आप बोलेंगे ए बी का, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। सी जो है थर्ड प्रोपोर्शनल। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए सी, ओके, बी इंटू बी होगा, बी इंटू सी, बी इंटू बी। इसको हम और बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारा क्या, सी, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, बी, बी स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूंगा सी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए। सी आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। जो थर्ड प्रोपोर्शनल सी की वैल्यू आई वो क्या आई, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये बात हमें समझना भी है और याद भी रखना है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही है ना, आ रही है। यस यस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या आता है, मीन प्रोपोर्शनल।
ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन का मतलब होता है स्क्वायर रूट। हालांकि लोग सोचते हैं कि मीन का मतलब तो सर हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि वो तो एवरेज होता है, लेकिन रेशियो के टर्म्स में स्क्वायर रूट की बात होती है। तो समझ लेते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ये होता है। यानी अगर मेरे पास कोई रेशियो है ए टू बी और उसका मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए बी। मतलब अगर कोई रेशियो दिया है ऑफ ए गिवन रेशियो एज टू बी, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लिखा है, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 36, 4 एंड 36 नहीं, 4 एंड 9, तो आप क्या बोलोगे? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 36 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। सर वो इंटू क्यों किया? बिकॉज आपने एंड डाला इसलिए इंटू किया क्या? नहीं नहीं 4 एंड 9 की नहीं नहीं तरह। नहीं नहीं, उसका उसका कोई कंसर्न नहीं। अरे ए एंड बी का मतलब होता है एक रेशियो जिसमें ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है, इसलिए, ठीक है। बेसिकली इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी और ए टू बी। तो मैं पूछूंगा इस रेशियो का मीन प्रोपोर्शन क्या है, तो आप बोलोगे रूट ऑफ ए, ठीक है। ओके, सो 4 into 9 is 36. So 36 का स्क्वायर रूट इज 6. ओके। 6, ठीक है, ये करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप नोट कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ। चलिए अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्योंकि आवाज तो आ रहा है आपके साइड से थोड़ा सा, तो सेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कोई भी डाउट हो पूछते चलिएगा अनम्यूट करके। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, अगला कंसेप्ट आता है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज का। मतलब रेशियो का भी क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है। तो चलिए, दैट इज वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन करना है दो रेशियो का, तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट सपोज मेरे पास एक रेशियो है ए बाई बी, तो तीन चीजें हो सकती है। एक तो इक्वालिटी ऑफ रेशियोज को तो हम प्रमोशन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये अपनी बात हो चुकी है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये हम बात कर चुके हैं। अब दो चीजें और हो सकती है, या तो पहला रेशियो जो ए इज टू बी है वो दूसरे रेशियो से बड़ा होगा, या दूसरा जो केस है, या तो पहला वाला जो होगा वो दूसरे रेशियो से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू डी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला रेशियो दूसरे रेशियो से बड़ा निकला तो ए डी की वैल्यू जो है बी सी से बड़ी होनी चाहिए दूसरे केस में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू डी इज लेस देन बी इंटू सी। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी क्या आ जाएगा? इज लेस देन बी सी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर पहला रेशियो बड़ा है तो ए डी की वैल्यू बी सी से बड़ी होगी, और अगर दूसरा रेशियो बड़ा है
पहला छोटा है तो 80 की वैल्यू BC से छोटी होगी। ऐसे ही बहुत सारे रेशियोज आपको दिए जाएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 1/2, 3/5, 7/9, या फिर चलिए 9/11 और 5/7, मैंने आपको ये दिया, बताइए विच रेशियो इज ग्रेटेस्ट, विच रेशियो इज क्या ग्रेटेस्ट। या आगे चल करके भी देखेंगे, अगर आप कहोगे तो मैं अभी बता देता हूँ। अभी बताना है क्या या आगे बाद में चल के बताना? बता दीजिए सर। ठीक है। ऐसे केस को कैसे डील करते हैं? ऐसे केस में मेरे पास चार चीजें दी गई हैं। फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको मैंने मान लिया रेशियो नंबर 1, फर्स्ट रेशियो है ना, इसको फर्स्ट रेशियो मान लिया, इसको सेकंड रेशियो मान लिया, इसको थर्ड रेशियो मान लिया और इसको फोर्थ रेशियो मान लिया। तो चलिए अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है 0.5। 3/5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6, है ना, 5 6 30, 0.6। जब मैं बोलूंगा 9/11 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 11, 11 9 जा 11 है, 11 8 जा 88, ये सॉरी 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा। सर ये कैसे किया आपने, ये शॉर्ट ट्रिक 9/11 का? बाबा ऐसा सोचो, ये 9 है, ये 11, राइट, हम्म हम्म हम्म। यहाँ 9 लिखेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, राइट, पॉइंट पहले लगाना है 8 बाद में, 8 से पहले पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाएंगे तो ये 90 बन जाएगा, बोलो हाँ नहीं, तो ठीक 11 है। 8 जा 88 बचेगा 2, पॉइंट लग चुका है तो एक जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11 ओके। 1 जा 11, हम्म, ठीक आ जाएगा 0.81। चलिए 5/7 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये करते चलिए, 5/7 की वैल्यू निकाल देते क्या आ जाएगा 7 7 जा 49। आपके साइड से अगर फैन ऑन है तो थोड़ा बंद कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको ही ये वीडियो बाद में मिलने वाला है, ठीक है। 7 7 जा 49 बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो फिर 10 हो जाएगा, 10 बचेगा तो 7 इन जा 7। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, तो आप बोलेंगे सर 9/11 इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन क्या हम इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम सॉल्व इसको। पहले हम इन दोनों के बारे में, फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 1/2 और 3/5, तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बताइए 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया, और 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 हो गया, तो ये आ गया 5 और ये हो गया 6। अब आप खुद बता दो कि 5 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे 6 बड़ा होता है। इसका मतलब 3/5 जो है इस वाले से क्या है बड़ा है, ग्रेटेस्ट। चलिए अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, क्योंकि हमें लार्जेस्ट चाहिए या ग्रेटेस्ट चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 3 कितना हो गया, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, और 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। अब आप खुद बता दो इसमें बड़ा कौन सा साइड का आया, राइट साइड का आया है वैल्यू, यानी 9/11 क्या है 3/5 से भी क्या है बड़ा है। अब क्रॉस चेक करते हैं 9/11 और 5/7, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 9 7 जा 63 और 11 5 जा 55। इस बार देखने को मिला कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, बड़ा निकल गया, है ना, वही कर रहे हैं, एडी इज ग्रेटर देन बीसी। एडी में क्या होगा 9 7 63 और बीसी क्या होगा 11 इंटू 5। तो एडी अगर बड़ा हो गया बीसी से तो जो पार्ट बड़ा है वही बड़ा है, सबसे क्या है लार्जेस्ट। क्या ये बात समझ में आती थी? यस। तो इस तरह से विदाउट गोइंग यूजिंग द पॉइंट्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। आगे चले, ये सॉल्व, ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंसेप्ट नंबर 4, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोज की। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे से समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड बातें और जाननी देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट 4 का कंपैरिजन ऑफ रेशियोज की बात कर ली। अब 4.1 की बात हो चुकी है, बेसिकली 4.1 की बात हो चुकी है, हम 4.2 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4.1 जो था वो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज का था। 4.2 है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। अगला टर्म आता है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो जब हम बात कर रहे होंगे कंपाउंडेड रेशियोज की, तो कंपाउंडेड रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास बहुत सारे रेशियोज है, जैसे द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A by B, C by D, E by F, G by H and so on। तो इसका कंपाउंडेड का मतलब है सब कोई न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स of each ratio upon product of denominators of each ratio। हर रेशियो का प्रोडक्ट each रेशियो। आई होप चीजें समझ पा रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, a इंटू सी इंटू ई इंटू जी एंड सो अपॉन b इंटू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, बस और कुछ नहीं कर रहे, b इंटू d इंटू f इंटू h एंड और कुछ रहा तो सो ऑन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, एग्जाम्पल, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन आता, लेकिन मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कोई ऐतराज नहीं है मुझे बताने में। रेशियो 2/3, 5/9, 6/13 और 3/5। तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, 3 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 5। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 और 13 3 जा 39। इसका फाइनल कंपाउंडेड रेशियो जो आया है वो आया है 4:39। ऊपर आ गया इवन नंबर और नीचे आ गया ऑड नंबर, तो डेफिनेटली वो छोटा और फर्दर नहीं किया जा सकता। क्या क्लियर हुआ आदित्य यहाँ तक? बोलिए सर एक डाउट है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि ये कंपाउंडेड रेशियो में फाइंड आउट करना है करके? बिल्कुल दिया रहेगा बाबू, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, ये 4-5 रेशियोज दी जाएगी। लेकिन जिसको पता ही नहीं कंपाउंडेड रेशियो के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, फॉर्मूला ही याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद नहीं, तो क्या कर सकते, कंसेप्ट की बात है। ठीक है, बस जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, हाँ बस वो समझते चलो। धीरे धीरे मैं लेवल बहुत हाई लेवल लेके जाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आता है कंसेप्ट नंबर 5। लिखते भी चलेंगे, स्क्रीनशॉट हो तो वो भी ले लीजिएगा, और वैसे में पीडीएफ और रिकॉर्डेड सेशन आपको 4 तरीके से चीजें दे दूंगा। एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा आपको, तीसरा आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, चौथा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कोई आगे चलते एक एक करके समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं 5.1। कॉन्सेप्ट नंबर 5.1 है डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट में आपको पता है किसी का जीरोक्स आप करते हो तो एक का दो हो जाता है, ऐसा कुछ फिलहाल मुद्दे करते हैं। अगर मेरे पास कोई रेशियो है जिसको ए और बी के फॉर्म में लिखा है, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं ए इंटू ए अपॉन बी इंटू बी। मतलब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एनी रेशियो represented in the form of a upon b is equal to a square upon b square। ये समझना जरूरी। ये पॉइंट नंबर 1 था, 5.1। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5.2। अगला आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। जब हम बात कर रहे होंगे सब डुप्लीकेट रेशियो की, तो इसके ऑफ अगर मेरे पास कोई रेशियो है ए अपॉन बी, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। इस वाले केस में अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 3/4 है, तो बताइए इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, आप 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये जाएगा 9/16, मतलब 9:16। अगर मेरे पास कोई रेशियो दिया है, जैसे दिया है 25/36, तो मैं पूछूंगा फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो मैंने निकालने के लिए आपको कहा, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करेंगे? 5/6। बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ स्विच करेंगे। 5/6 यही आंसर है। चलिए आगे इन कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मेरा एग्जाम्पल लेने का मूड था नहीं, लेकिन मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, लिख रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अगला कंसेप्ट आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, जब हम बात कर रहे होंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो की, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। कोई रेशियो है ए इज टू बी, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा ए क्यू इज टू बी क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो अगर मैं पूछूंगा फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 12:15, तो आप क्या बोलेंगे? 12 का क्यूब इज टू 15 का क्यूब। अब सवाल ये है कि या तो हम मल्टीप्लाई करें या इसकी वैल्यू हम याद रखें। 1728 इज टू 3375। सिंपल वाले नहीं देंगे, ये कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं। सर एक डाउट है, हाँ, ये जो 1728:33375 है, इसको और छोटा करके ऑप्शन में आता है या नहीं आ नहीं सकता। हो सकता ना? हो ठीक। सकता है, ऐसा कोई ऐतराज नहीं, ऑप्शन में आ सकता है। क्यों आ सकता है बताऊं क्यों? क्योंकि 12 × 12 × 12 में और 15 × 15 में 3 कॉमन है। हाँ राइट राइट, इसीलिए पूछा मैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। ओके हाँ अगर ओके। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि आपको ऐसा क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे क्या? 12 × 12 × 12 अपॉन
मीनिंग तो यही है ना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। अब चलो 3 से काट लो, 3 4 जा 3 5 जा, 3 4 जा 3 5 जा, 3 4 जा 3 5 जा, ये आ जाएगा 64/120। अब ये छोटा नहीं हो सकता, बताओ क्यों? क्योंकि ऊपर आ गया इवन नंबर, नीचे आ गया ऑड नंबर, अब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा ऐतराज नहीं है, हो सकता था, लेकिन कोई कॉमन फैक्टर अब बचा नहीं, इसीलिए अब हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगला कंसेप्ट जो आता है वो किसका आता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जब सब लिखा है ना, तो सब का पहला अल्फाबेट क्या है? एस है, तो एस का मतलब समझ लेना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। हाँ, लेकिन यहाँ ट्रिप्लिकेट है ना, तो क्यूब रूट हो जाएगा। एस लगाना फिर स्क्वायर रूट लगाना, ट्रिपलेट हो। मैं याद करवा दिया, और कोई बात नहीं। ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, एक सेकंड, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो थोड़ा कहानी को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर मैं पूछूं फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, ठीक है, 4096, ठीक है, इज टू 2744। अब आप बोलो सर ये तो टेंशन हो गया, 2744, ये तो टेंशन हो गया, ये तो पता ही नहीं मुझे इसका स्क्वायर रूट किस, क्यूब रूट किसका होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे चल के आप याद रखो। 4096 जो होता है 16 का क्यूब होता है, ठीक है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है हमें, तो क्या करना होगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा, और 2744 का भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। हालांकि आगे चल के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा, पर फिलहाल कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो आगे बढ़ते हैं। 4096 जो है 16 का क्यूब रूट होता है, और 2744 जो है 14 का होता है, ठीक है। तो 16 का क्यूब रूट हो गया, सॉरी 16 का क्यूब हो गया 4096, और 14 का क्यूब हो गया 274। अब इसको फर्दर भी छोटा कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि अगर 16/14 है तो इसको फर्दर छोटा करूँ तो ये क्या आ जाएगा? 8। 8:7। इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 8:7 का आएगा। 8:7। हो सकता है एग्जाम में 16:14 दे दे, बट ये चांसेस डेफिनेट है कि 8:7 भी आपका कंसेप्ट में काम करते चलिए, ठीक है। आई होप चीजें समझ पा रहे होंगे। आगे की तरफ बढ़े, आप देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला कंसेप्ट जो आता है 5.5, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 5.5, अगला जो कंसेप्ट है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ये बड़ा बेसिक चीज है जो आप बचपन में पढ़ते आए होंगे स्कूल में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे बुक से, ठीक है, जो रिकमेंडेड बुक अभी हम क्वांटम कैट को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझते हैं इसके बारे में क्या है। अगर कोई रेशियो है, प्रोपोर्शन में है, अब प्रोपोर्शन का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, इफ एक रेशियो है जो ए बाई बी है, वो इक्वल हो जाता है सी बाई टी, देन क्या होगा? ए बाई बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं अच्छे से बता देता, ध्यान से देखिए। तो क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर है, राइट, ए न्यूमरेटर है, सी न्यूमरेटर है, बी न्यूमरेटर है, और डी भी क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ऐसे केस में हम डील करते हैं, क्या बोलते हैं? ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है।
मुझे पता है कि आप इस बात को मानोगे नहीं, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ इस चीज को प्रूफ करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स की बात जल्दी मानता नहीं। सर बट ये क्यों करते, क्या रीजन की वजह से बस बस करते? मैं ए जानता ही प्लस था कि आज जैसे मैंने मैथमेटिशियन की बात नहीं मानी, आप भी मत मानो। चलो इसको प्रूफ करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखते हाँ हैं। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। इतना तो आप मानोगे ना कि 3/2 जो है वो 6/4 के बराबर होता है। ये तो मानोगे आप? बोलो हाँ। होता है ना, 3/2 आधा आधा, आधा आधा। ये तो मानोगे ना, ये दोनों रेशियो इक्वल है। हाँ तो चलो इसके साथ हम कंपोनेंटो डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाते हैं। अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो। मैं भी नहीं मानता था यार, ये तो रटने वाली बात होगी। मैं भी नहीं मानता, बचपन से मैंने कभी कोई क्या बोलते हैं, रटा नहीं है कोई भी चीजें मैंने, है ना। तो आई अप्लाइड द कंसेप्ट, द थ्योरम एंड देन आइडेंटिफाइड द डेटा। लेट्स फिगर इट आउट। अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब 3 किसके जगह पे है? ए की जगह पे। 2 किसके जगह पे? बी की जगह पे। 6 किसके जगह पे? सी की जगह पे। और 4 किसकी जगह पे? डी की जगह पे। अगर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? 3+2 बाय ए माइनस बी मतलब 3-2 इज इक्वल टू सी प्लस डी मतलब 6+4 और 6-4 बराबर है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे। 3+2 क्या हो जाएगा? 5। बोलिए हाँ। 3-2 हो जाएगा 1। यस और नो? चलिए। 6+4 10 और ये हो जाएगा 6-4 2। तो आप जब इसको क्रॉस करोगे तो 5 = 5 एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा आपकी। बोलो हाँ। 5/1 इज 5। यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड यस और नो? और ये 5 है राइट हैंड साइड में। अब तो मानोगे ये मैथमेटिशियन के दिमाग वाला था। बोलो हाँ। सर, मैंने कैसा किया पता है? हम्म, मैंने लाइक ए प्लस बी, ए माइनस बी से मेरे को 5/1 आया। हम्म, फिर उसके बाद सी प्लस डी से सी माइनस डी से 10/2 आया, राइट? हम्म, तो फिर मैंने क्या किया, 5/1 इक्वल्स टू 10/2। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद 5 × 2 = 10 × 1, तो मेरा लास्ट में 10 = 10 आया। रटना नहीं बाबू, रटना नहीं। अभी ये तो बेसिक है। तो मतलब तुम जो कर रहे हो आंसर निकालने पे फोकस करो, ऐसा नहीं करना है। ओके We are trying to find out whether the theorem written by the mathematician is correct or not. हमें ओके। आंसर पे नहीं फोकस करना देते। हेलो, let me correct you first. We have to identify the concept given is for any type of data when the अच्छा। two ratios are equal. अब देखो यहाँ पे 4 की जगह पे x भी तो हो सकता था कि नहीं? हाँ। अब वो x की वैल्यू पूछ सकते थे, हम्म। है ना। अब 6 की जगह पे y दे देते, अब बाकी 3 वैल्यू दे देते, तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो। ओके। तो ऐसे केस हाँ को हाँ। डील करने के लिए ये कंसेप्ट बनाया गया है। इफ एनी ओके। अननोन वेरिएबल इज गिवन देन ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ रटने वाली बात है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, है ना। वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड दैट द कंसेप्ट गिवन बाय द मैथमेटिशियन इज करेक्ट, दैट्स इट। ओके। हमें आंसर में हमें आंसर के पीछे नहीं भागना है ना। कंसेप्ट समझ में आएगा तो आंसर एट द एंड ऑफ द डे आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आई होप चीजें ओके। समझ पा रहे हो। यस सर, आगे चलते यस हैं। यस। तो जैसा कि हमने देखा एलएचएस आरएचएस इक्वल। ठीक। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है वेरिएशन। म्यूट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में भी, और पूछते भी जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएशन। कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन का मतलब आपने बचपन में सुना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का हम मीनिंग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 6.1, जिसका नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। हालांकि आप जानते जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चलिए एक बात समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या, वी से दैट, मान लेते हैं, या फिर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं, वी से दैट x is directly proportional to y. X is directly proportional to y.
तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप बोलेंगे सर इसको लिखने का तरीका है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी और y की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब दो चीज है, इफ y increases then x will also increase, and if the value of y decreases then the value of x will also decrease। but how can we decide कि किस तरह से वो x बढ़ेगा, किस तरह से y बढ़ेगा। तो चलिए समझते हैं। होता क्या है, जब प्रोपोर्शनल का साइन को हम हटाते हैं तो एक इक्वल का साइन आ जाता है, x इज इक्वल टू के वाई फॉर सम कांस्टेंट के। अब मुझे नहीं पता कि ये बात आपको समझ में आ रहा है नहीं, बट मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर सम कांस्टेंट के, बचपन में तो आप सुने ही होंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। फॉर सम कांस्टेंट के देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है फॉर सम कांस्टेंट के। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको k इंटू वाई लिखेंगे फॉर सम कांस्टेंट के, फॉर सम कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है, आवाज आ रही है मेरी, हाँ या ना, आवाज आ रही है, यस यस यस। ठीक। कांस्टेंट के, अब के की वैल्यू कांस्टेंट है, के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए लेट k इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 8, तो देखो k की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे कांस्टेंट, तो क्या आएगा 8, 2 इंटू 6 क्या आएगा 12, 2 इंटू 8 क्या आएगा 16। आप देखो ना, जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे x की भी वैल्यू क्या हो रही है, x इंक्रीजेस while y increases। जबकि एक कांस्टेंट k है। अब मैं k की वैल्यू 1 रखता तो क्या होता, y की वैल्यू 4 होती तो x की वैल्यू भी 4 हो जाती, y की वैल्यू 6 होती बढ़ती तो x की वैल्यू भी बढ़ जाती, और y की वैल्यू बढ़ती तो x की वैल्यू भी बढ़ जाती, अगर k का वैल्यू 1 होता तो। यानी कांस्टेंट k। इस पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार, मैं आगे चल के प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट समझ में आया, बोले हाँ या नहीं? ठीक है। अब देखिएगा, जब x की वैल्यू ky के बराबर हो गई, ध्यान से समझिएगा, अगर x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ky की वैल्यू आ गई, तो इससे हम कांस्टेंट k की वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहें तो वो आ जाएगा x अपॉन y। कांस्टेंट k का वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन y, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, x अपॉन k। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानकारी रहनी चाहिए ताकि हम अपना टाइम बचा सकें क्वेश्चन करते के टाइम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बातें समझ लिया, इसके बारे में बेसिक बात और थोड़ी सी बातें और लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज क्या, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन y का मतलब होता है इफ x increases, sorry, if y increases, if y increases then x also increases, x will also increase या x also increases। क्या यहां तक कोई डाउट है, सब बढ़िया चल रहा है, बोलिए क्लियर है, यस और नो, क्लियर। यस चलिए आगे। तो ये बात हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर ली, अब हम चलेंगे, अब हम बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलिए
वेरिएशन का ही कॉन्सेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, अगला कंसेप्ट जो चलकर आता है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जब हम बात कर रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रिप्रेजेंट लिखा जाता है इफ x is inversely proportional to y, that is x is inversely proportional to y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, जब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शन हटता है तो क्या आता है? इक्वल टू आता है। तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू k अपॉन y। क्या आ जाएगा? k अपॉन y, k से मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो x इज इक्वल टू k इंटू वन अपॉन y, आप ऐसे भी समझ सकते हो। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू k अपॉन y, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? इससे हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि इफ द वैल्यू, इससे हमने ये समझा इफ y increases then the value of x will decrease। y की वैल्यू जब बढ़ेगी तो x की वैल्यू घट जाएगी। और एंड if the value of y decreases then value of x increases। जब y की वैल्यू घटेगी तो x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बस रिवर्स होगा। चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको फर्दर, हम इसको जरा फर्दर एक्सपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? x के नीचे 1 होता है, ये बात पता है हमें। तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो ये इक्वेशन सेकंड का मतलब ये कि या तो आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे या आप y की वैल्यू निकाल रहे होंगे। अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होता है? k इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको मान लो इक्वेशन सेकंड है और इसको मान लो इक्वेशन थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं। आपके पास 3 वैल्यूज चल कर आ रहे हैं, ये बात ठीक है। आई होप चीजें समझ पा रहे हो, हाँ है ना? तो हमने जैसा कि बात किया कि y की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो x की वैल्यू घट जाएगी और y की वैल्यू घटेगी तो x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए। नहीं सर। तो चलिए, ये हमारे बेसिक्स का पार्ट जो है कवर हो गया है, लेकिन थोड़ी सी बातें और बच गई हैं। सर एक डाउट है, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसके पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब किस चीज में? आएगा बताऊंगा, ये कैट का क्वेश्चन मैं आज दिखाऊंगा। आप कहोगे ठीक। तो मैं अभी दिखाई देता हूँ, ऐसा कोई एतराज नहीं। ठीक है, एक सेकंड। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 7 के बारे में। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 7 के बारे में। कंसेप्ट नंबर 7 लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, और वैसे भी पीडीएफ और वीडियो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, बात करेंगे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
चलिए बात समझते हैं, चलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब जरा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास इफ ए, बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर ये दिया हुआ है तो आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन a by b इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब आप देखो ना, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं, ए बी और सी। तो कंटिन्यूड में बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। तो हम इसको जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आ रहा होगा, a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू। फर्दर जब हम उसको आगे बढ़ा रहे होंगे तो ये आ रहा होगा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर आप इसको सेकेंड प्रोपोर्शनल बोल दो ना, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं। तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो अगर मैं सी पूछूंगा बी की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे रूट ऑफ ए सी, रूट ऑफ ए सी। ये हो गया बी स्क्वायर टू क्या, रूट अपॉन ए सी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ये बी क्या है, तो बी का कुछ नाम रखा गया है। इस बी का मतलब है जियोमेट्रिक मीन, बी को बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, बी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता था कि मीन इज लाइक रूट ऑफ समथिंग, हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं इसके। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और क्वेश्चन को करते हैं और हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कंसीडर करते हैं इफ 6 is the, if 6 is the geometric mean of 3 and x, 3 और x का ज्योमेट्रिक मीन अगर 6 है देन फाइंड x, फाइंड x। ठीक है, तो अभी आपके मन में चल रहा होगा सर a की वैल्यू कौन सी है, b की कौन सी है और c की कौन है। एक बात तो क्लियर हो गया, अगर ज्योमेट्रिक मीन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, b से, तो एक बात तो क्लियर है b की वैल्यू 6 होगी। तो पहला वैल्यू क्या है, a है, तो a की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई x। तो हम जैसा कि जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी, या फिर b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। तो b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, या फिर हम बोल सकते हैं वी नो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये बात हम बोल सकते हैं। तो b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, यानी a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है x। जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 36 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और यही हमारा आंसर है। बात सिर्फ इतनी थी कि हमें ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, ये बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ए बी और सी क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ठीक है, यस और यस। तो चलिए अब हम काफी हद तक कंसेप्ट को समझ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 25 टू। जब यहाँ पर 2 लिखा हो, 2 के बाद जो भी वैल्यू लिखी रहती है वो डिनोमिनेटर में आता है।
तो 25 अपॉन कितना 40, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो करंट रिजल्ट क्या आ गया 5:8। ये इसका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। रेशियो पूछा गया है और रिक्वायर्ड रेशियो, एक सेकंड इसको बड़ा कर लेता हूँ। रेशियो की बात कर रहे हैं, क्या दिया है, तो दिया है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर और अपॉन क्या दिया 1.5 मीटर। क्या हमको ये बात पता, सॉरी 1.5 मीटर है, क्या हमको ये बात पता है क्या कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 को तो हम 90 सेंटीमीटर ही रहने देंगे और 1.5 मीटर की जगह पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, और ये भी बन जाएगा सेंटीमीटर। जब हम इसको ऐसा कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 90 और 1.5 इंटू 100 पॉइंट आएगा, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे 150। जब ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो क्या आ जाएगा करंट रिजल्ट 3/5 आ जाएगा और ये जो करंट रेशियो है वो 3:5 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बोली हाँ या नहीं। यस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिकली बेटर होता चला जाएगा। चलिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं the ratio of number of boys and girls in a school are 576 and 480 respectively. Find the ratio of boys to the girls in the simplest form. क्या दिया हमारे पास बॉयज अपॉन गर्ल्स की बात हो रही है, इसका रेशियो दिया है 576 और नीचे दिया है 480। चलिए आपको पता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो चलिए 4 से काटना स्टार्ट करते हैं। 4 से काटा तो क्या है 14 4 जा 56, कैरी 1 4 4 जा 16। 4 से काटा तो 12 4 जा 80। आप हाफ हाफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ पे 44 है, लास्ट 2 डिजिट्स किसी नंबर का अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। अगर मैं पूछूं 6 4 9 3 2 0 8 3 7 2, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो बोलोगे हाँ है। क्यों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स ही डिविजिबल बाय क्या है 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 3 9 8 2 6 5 2 9 6 3, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, चलिए यहाँ पे 62 कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर ऑड नंबर लिख दिया आपने। क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स इज नॉट इसलिए पूरा नंबर भी डिविजिबल है। 4 से काटेंगे तो ये 30 टाइम्स बढ़ जाएगा और 4 से काटेंगे तो 3 जा 12 4 3 जा 12 4 6 6 से काटेंगे 6 6 जा 36 6 5 जा, एकदम मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा छोटा जैसे करंट रेशियो का है, समझ में आ रहा है, आवाज डिस्टर्बेंस है 6:5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं इसका सब पीडीएफ बना के भेजूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना आपको, ठीक। चलिए आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लिखा है शुक्ला अर्न्स 14,000 पर मंथ एंड मिश्रा अर्न्स 18,000 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ शुक्ला सैलरीज टू मिश्रा सैलरीज। तो शुक्ला का सैलरी, शुक्ला सैलरी 7:9। अपॉन मिश्रा सैलरी। हालांकि इतना इजी तो है ही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या गेम खेलता है पता है, वो रिवर्स कर देगा कि मिश्रा अपॉन शुक्ला पूछ लेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना। 14,000 अपॉन
18,000, 3 जीरो यहाँ से कट गया, ये हाफ कर लिया, 7 और क्या आ गया 7:9। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है आउट ऑफ व्हाट 44 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस 56 आर मैन एंड रिमेनिंग आर वीमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ वीमेन टू मैन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल पर्सन कितने, तो आप बोलेंगे सर 144 लोग। इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक मैन होगा और एक वीमेन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैन और यहाँ लिख लिया वीमेन। वीमेन को माइनस से डिनोट कर देते हैं, मैन को प्लस से। 56 कितना दिया है मैन, तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने 56। तो वीमेन कितना होगा 144 माइनस 56 कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 88। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वीमेन टू मैन पूछा है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा, उन्होंने पूछा है वीमेन टू मैन, मैन टू वीमेन नहीं पूछा है, वीमेन टू मैन पूछा है, तो क्या आएगा 88 अपॉन कितना 56। अगर 8 से काटेंगे तो 8 11 जा 8 7 जा, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 7। अगर रेशियो के टर्म से बात करेंगे तो 11:7 इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये जो हमने सीखा इसको हम आगे चलकर ट्री मेथड बोलेंगे। कौन सा मेथड, हेलो ट्री मेथड। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक है, धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब हम केसलेट डीआई की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्री मेथड। क्लियर, समझ में है, बोले हाँ यार, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक क्लब है जिसमें 100 मेंबर्स हैं। तो मान लेते हैं कि एक क्लब है जिसमें कितने मेंबर्स, आवाज आ रही है मेरी, यस सर 100 मेंबर्स है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो पहला गेम जैसा कि हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रहा है कैरम। फिर से देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या, टेबल टेनिस देखने को मिल रहा है। तो मैंने मान लिया ये टेबल टेनिस है। फिर तीसरा गेम जो ये लोग खेल रहे हैं उसका नाम है क्रिकेट। और अगला गेम जो खेल रहा है, रिमेनिंग मेंबर्स डू नॉट प्ले एनी गेम। तो रिमेनिंग प्लेयर्स डू नॉट प्ले, रिमेनिंग प्लेयर्स कोई भी गेम खेलते हैं, डू नॉट प्ले एनी गेम। आगे से चल के हम ट्री मेथड यूज करेंगे ताकि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। फिलहाल हम बात करते हैं कैरम खेलने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 20। बात अब करेंगे टेबल टेनिस की, तो आप बोलेंगे सर कितना है, तो 24 है। जब आप बात क्रिकेट की कर रहे होंगे तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो 16 है। जब हम पूछेंगे कितने लोग कोई भी गेम नहीं खेलते, तो रिमेनिंग, तो सवाल ये रिमेनिंग निकलेगा कैसे, पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, तो हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 24 प्लस 60 60। तो रिमेनिंग जो कोई भी नहीं खेल रहा, ये रिमेनिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिमेनिंग कोई भी गेम नहीं खेल रहा है। रिमेनिंग कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टोटल माइनस जो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। चलिए, तो टोटल 100 है और ये 60, तो कितने लोग हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, डू नॉट प्ले एनी गेम वाले हैं 40, क्रिकेट वाले 60, टेबल टेनिस वाले 24, कैरम वाले 20। चलिए आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, ए में क्या लिखा है, कैरम टू दोज हु प्ले टेबल टेनिस। तो कैरम अपॉन क्या पूछा एग्जामिनर ने, टेबल टेनिस, कैरम अपॉन टेबल टेनिस। चलिए, कैरम खेलने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 20, टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो 24। इसको फर्दर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 4 6 क्या आ जाएगा
5/6। अगर हम इसको रेशियो के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5:6। चलिए आगे की कहानी बढ़ते हैं। फिर लिखा है क्रिकेट टू नंबर ऑफ दोज हु प्ले कैरम। क्रिकेट अपॉन कैरम दिया है, क्रिकेट अपॉन क्या दिया, कैरम दिया। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। क्रिकेट अपॉन कैरम की बात करेंगे तो क्रिकेट में खेलने वाले कितने, 16 है। कैरम खेलने वाले कितने, प्रॉब्लम है 20। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4.5। ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर हम बात करेंगे क्रिकेट कैरम की बात, क्रिकेट टू नंबर ऑफ दोज हु डू नॉट प्ले एनी गेम। क्रिकेट टू दोज हु डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट तो 16 है और डू नॉट प्ले एनी गेम अभी हमने निकाला है 14। जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 10 जा, फर्दर छोटा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा। हालांकि 8 2 जब हम कर सकते थे 2 और ये हो जाएगा 5। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2/5 और हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2:5 हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो देखने को मिल रहा है वो डी नंबर ऑप्शन है। डी ऑप्शन दिया गया है क्रिकेट टेबल टेनिस टू नंबर ऑफ दोज हु डू नॉट प्ले, टेबल टेनिस अपॉन डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो कितना है, 24 है। और डू नॉट प्ले एनी गेम का कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 40 है। 4 से काटेंगे या 8 से भी काट सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो 3:2 क्या आ गया, 5 आ गया। आगे की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ, सम गेम टू नंबर ऑफ दोज हु डू नॉट प्ले एनी गेम। सम गेम का मतलब क्या हो गया, सम गेम अपॉन डू नॉट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम, एनी गेम। सम गेम का मतलब हम समझ लेते हैं क्या, सम गेम है कौन से वाले, कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं तो कौन सा है, 60। और डू नॉट प्ले एनी गेम कितना है, 40। सम गेम कितना आया था, 60 आया था, बोली हाँ या ना। ठीक है, और डू नॉट प्ले एनी गेम कितना है, 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा, 3:2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो जिसका आंसर है मैं उसको सर्कल करते हैं। क्लियर है, बोली हाँ या ना, बोलो क्लियर है, ये सॉल्व। क्लियर है आदित्य, यस सर, यस सर। चलिए आगे चलते हैं, पानी को आगे बढ़ाते हैं, म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ते। एक आदमी है, ए पर्सन अर्न्स 1200 पर डे एंड स्पेंड्स 800। देखिए कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इनकम, इनकम। दूसरा कंसेप्ट है सेविंग्स और तीसरा है एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होता है, जितना आप खर्च करते हो और लास्ट में आपके पास जो पैसा बच जाता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये होता है इनकम। अगर मान लो कि एक महीने की आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए महीने की है, तो अगर आपने कुछ भी पैसा नहीं बचाया, 0 रुपीज बचे, कुछ अकाउंट खाली हो गया, इसका मतलब क्या, इनकम एक्सपेंडिचर बराबर हो गया। एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग्स, स्पेंडिंग। एक्सपेंडिचर का मतलब स्पेंडिंग्स या स्पेंड्स, स्पेंडिंग्स। ठीक है, और सेविंग्स का मतलब लेफ्ट अमाउंट,
लेफ्ट आउट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर ये बात सच है कि इनकम की वैल्यू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग्स होता है, अगर ये बात सच है तो और क्या क्या चीज सच है। पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताओ एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप क्या करोगे, सेविंग्स को इधर भेज दोगे, इनकम माइनस सेविंग्स। तो मैं पूछूं कितना आपने खर्च कर दिया, तो आपने कितना कमाया और आपने कितना बचाया, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो एक्सपेंडिचर। मैं पूछूंगा सेविंग्स कितना है, तो आप बोलोगे सर जितना हमने कमाया और जितना हमने खर्च किया। ये आ गया आपका सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए क्या करके समझते हैं। एग्जामिनर ने दिया है कि एक आदमी है जो पर डे 1200 रुपए कमाता है, तो उसकी इनकम कितनी है, 1200। इनकम है 1200 एट स्पेंड्स लिखा है। स्पेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, 800। तो सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स सेविंग्स क्या होगा, तो जैसा कि हम देखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम की वैल्यू 1200 है और एक्सपेंडिचर 800, तो सेविंग्स कितना आ गया, 400 रुपीज। ठीक है, तो सेविंग्स कितना आ गया हमारा 400। एग्जामिनर किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो एग्जामिनर है इंटरेस्टेड रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है हमारा, सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर। सेविंग्स की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सेविंग्स हमारा कितना है 400 रुपीज, और हम बात कर रहे होंगे एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर हमने कितना किया है 800। जब हम उसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये आ जाएगा 1/2। और उसको हम रेशियो के टर्म से लिखना चाहें तो 1:2 के फॉर्म में लिखेंगे। सब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1:2। क्या ये समझ में आया, बोलिए हाँ है। ठीक है, इसको हम ट्री मेथड से भी समझ सकते हैं। अगर ये इनकम है, आगे चलकर हम ट्री मेथड भी यूज करेंगे। ये एक्सपेंडिचर है प्लस सेविंग्स। आगे चल करके हम ये दोनों को बात एक एक करके समझेंगे, और जब हमें अगर लगेगा कि कोई क्वेश्चन एक लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है और हमें ट्री मेथड की जरूरत है, तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे चल के करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते आगे चले, ये सुन। ठीक, यस यस यस। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखिए, एग्जामिनर ने दिया है देखिएगा क्या दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 इज टू 1/, बड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है ए अपॉन बी इज टू बी सी अपॉन डी का फॉर्म है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 1 इज टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1। बोले हाँ, तो आप बोलेंगे सर ये तो 8:6 आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8/6। ये हाफ करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो क्या फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, 4:2। लेकिन ये था मेथड नंबर 1। कुछ लोग इस मेथड का यूज करते हैं, कुछ लोग दूसरे मेथड को यूज करते हैं, जरा समझते हैं। मेथड नंबर 2 देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 1/6 और यहाँ लिखा है 1/8।
ऐसे केस को डील करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, इसको पूरे को मान लेंगे ए, क्या मान लिया ए, और ऐसे है, और इस पूरे को मान लिया बी, इसको बी मान लिया और इसको ए। तो अगर इसका रेशियो निकालना है तो आप बोलोगे सर ये तो ए बाई बी है, तो हाँ बिल्कुल है, ईच टू का मतलब ही होता है अपॉन। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे 1/6 अपॉन 1/8। तो ऐसा क्या होगा, फर्स्ट वाला लास्ट बॉटम मोस्ट से मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो आप क्या बोलोगे सर ये हो गया 1 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू, ये 4 हो जाएगा और ये 3, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4:3। क्या ये बात समझ में आप बोली हाँ। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था हमारा, ये दूसरा मेथड था, और तीसरा मेथड एक यूनिक मेथड है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1:6 दिया है, 1:2। ऐसे केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसा नंबर जो दोनों पे डिवाइड हो जाए, जिसे हम कहेंगे 2 3 4। हालांकि मैं इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अभी फर्दर छोटा नहीं होगा। बेसिकली एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, एलसीएम इज अ प्राइम फैक्टर। 20। तो अब इस केस में कैसे डील करना है, 1/6 इंटू 24 इज टू 1/8 इंटू 20। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और 8 3 जा 24। इसका रिजल्ट निकल कर जो आएगा वो आएगा 4:3। तो आपने देखा कि तीनों केस में हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे सर जब ऊपर का दोनों सॉल्व हो ही रहा था तो आपने ये क्यों सिखाया मुझे, इसके पीछे लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर 1 और 1 दिख रहा है, बट हमेशा 1 और 1 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है न्यूमरेटर जो है यहाँ तो सेम दिख रहा है आपको, लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसे केस को डील करने के लिए हम लोग को ये चीजें समझना क्या है, जरूरी है। क्या ये बात समझ में आगे बोली हाँ है ना, ठीक है। यस यस यस। और चीजें और भी हमें करनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इसका मैं आपको बहुत सारे पीडीएफ वगैरह बना के भेज देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा रहता है वो हम लोग फिर से करेंगे, देखते हैं कि कल का रहता है या परसों का रहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके।